दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे यूनिवर्स का जो जन्म है वो बिग बैंग से हुआ है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिग बैंग थ्योरी को कब और किसने साइंटिफिकली प्रूव किया था? साइंटिस्ट ने ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस की जिसके आधार पर बिग बैंग थ्योरी को सबसे सही थ्योरी माना गया? दोस्तों, शुरुआत में तो बिग बैंग थ्योरी को भी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा सिरे से नकार दिया गया था, क्योंकि उस समय बिग बैंग थ्योरी के अलावा भी बहुत सारी थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी में मान्य थी, जैसे कि द अल्टरनेटिव थ्योरी, द क्वाड स्टेट थ्योरी। ये सब थ्योरी ज़्यादा मान्य थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन थ्योरीज के समर्थन में उस सदी के महानतम और सबसे फेमस साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बिग बैंग थ्योरी ने ऐसा क्या किया था जिससे इस थ्योरी को सबसे सही माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम इस चैनल पर आवर यूनिवर्स नाम से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर यूनिवर्स की एक डीप एंड डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है सन 1929 की, जब एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट ने एक अमेजिंग डिस्कवरी की। उन्होंने यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन करते हुए यह पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में किसी भी गैलेक्सी को देखें तो सभी गैलेक्सीज और यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, मतलब हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एडविन हबल ने अनुमान लगाया कि आज जिस तरह से सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो पास्ट में किसी समय ये सभी गैलेक्सी एक दूसरे के पास रही होंगी। और अगर हम टाइम में थोड़ा और पीछे जाएं, तो एक टाइम ऐसा भी रहा होगा जब ये सारी गैलेक्सी एक दूसरे के बिल्कुल पास रही होंगी, शायद एक ही बिंदु पर। दोस्तों, एडविन हबल की इस ऑब्जर्वेशन ने उस समय की साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी थी, क्योंकि उस समय तक तो यह माना जाता था कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट और स्टेडी है। बस तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट उन सभी कंडीशंस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स का सारा मैटर एक दूसरे से एकदम पास होने की स्थिति में से आज एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स के अनुसार आज से लगभग 14 से 15 बिलियन साल पहले हमारा सारा यूनिवर्स, सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी एक ही जगह पर थे। और एक समय ऐसा था जब सारा यूनिवर्स एक ही पॉइंट पर था। दोस्तों, यूनिवर्स का ये पॉइंट साइज इनफाइनाइटली स्मॉल होने के साथ साथ हाईली डेंस और सुपर हॉट रहा होगा। दोस्तों, इस कंडीशन में फिजिक्स, मैथ का कोई भी लॉ काम नहीं करता है। इस कंडीशन में तो स्पेस और टाइम के भी कोई मायने नहीं रहते हैं। साइंटिस्ट भी इस समय किसी भी प्रकार का अनुमान लगाने में असमर्थ है। इस समय यूनिवर्स अगर चाहता तो इसी पॉइंट साइज में हमेशा के लिए रह सकता था, जिससे ना तो कभी कोई यूनिवर्स बनता, ना कोई गैलेक्सी, ना स्टार, ना कोई प्लैनेट बनता, और शायद हम भी कभी भी अस्तित्व में ना आते। लेकिन दोस्तों, शायद होने को तो कुछ और ही मंजूर था। इस पॉइंट साइज यूनिवर्स में किसी अननोन फैक्टर के कारण अचानक एक तेज़ धमाका हुआ और हमारे इस प्यारे यूनिवर्स ने एक्सपैंड होना शुरू कर दिया। आइए दोस्तों, अब बिग बैंग के समय एक एक सेकंड के दौरान क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिग एक्सप्लोशन के एक सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो चुका था। इस समय हमारे यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस था। बिग एक्सप्लोशन को जब 3 मिनट बीत चुके थे, टेम्परेचर गिरकर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस हो चुका था और एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलकर न्यूक्लियस को बना रहे थे। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण हुआ। ये कॉस्मिक रेडिएशन आज भी मौजूद है। लगभग 3 लाख साल बाद एक्सपैंड होते हुए यूनिवर्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स का बनना शुरू हुआ। ये मॉलिक्यूल्स कोई और नहीं बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम के थे। और लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद प्रोटो गैलेक्सी और शुरुआती तारों का जन्म होने लगा। आज बिग एक्सप्लोशन के लगभग 14 बिलियन ईयर्स के बाद देखें तो यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार बन चुके हैं। उनके साथ साथ उनका सोलर सिस्टम बन चुका है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना चुके हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत से स्टार्स मरकर ब्लैक होल बन चुके हैं।
दोस्तों हमारे यूनिवर्स का आज भी एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपैंड होने की जो स्पीड है वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, जबकि बिग एक्सप्लोशन के 14 बिलियन ईयर्स के बाद एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्पीड तो बढ़ती जा रही है। यह एक मिस्ट्री है जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट्स को जन्म देती है। दोस्तों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर हम अलग से एक यूट्यूब सीरीज़ बनाएंगे। इसके अलावा ब्लैक होल सीरीज़, अपोलो मिशन सीरीज़, एलियन सीरीज़ और भी बहुत सारी सीरीज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जल्द ही देखने को मिलेंगी। आइए दोस्तों इसी वीडियो को आगे जारी रखते हैं। दोस्तों अल्टरनेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम का जो जन्म है वो बिग बैंग से नहीं हुआ था। इस थ्योरी का मानना है कि टाइम तो इटर्नल है, मतलब टाइम की ना तो कभी स्टार्टिंग होती है और ना ही कभी एंड होता है। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग से पहले भी टाइम था और आगे भी हमेशा रहेगा। आइए इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी का मानना है कि जिस तरह करोड़ों साल पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक्सपैंड होते हुए सबस्टांस को एक जगह इकट्ठा करके स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स आदि को बनाया था, ठीक उसी प्रकार आज से करोड़ों साल बाद यही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपैंड होते हुए यूनिवर्स की स्पीड को तेजी से कम कर देगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब स्टार्स, गैलेक्सी का दूर जाना रुक जाएगा या यूनिवर्स का एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। इसी समय एक अपोजिट प्रोसेस शुरू होगा जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहा गया है। यूनिवर्स की सारी गैलेक्सी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगी। पास आती इन गैलेक्सी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार बढ़ती चली जाएगी और अंत में सारी गैलेक्सी स्टार एक पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट साइज यूनिवर्स इनफाइनाइटली स्मॉल होने के साथ साथ हाईली डेंस एंड सुपर हॉट होगा। इसी समय एक और बिग एक्सप्लोजन होगा और एक नया यूनिवर्स बनेगा। स्टार्स, गैलेक्सी बनने का जो प्रोसेस है वो दोबारा शुरू होगा। फिर से एक नई पृथ्वी बनेगी जिस पर जीवन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस थ्योरी के अनुसार ये प्रोसेस काफ़ी समय से चल रहा है। हमारा आज का यूनिवर्स भी इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में बने करोड़ों यूनिवर्स में से एक है। हमारे यूनिवर्स से पहले भी करोड़ों यूनिवर्स बने होंगे और आगे भी बनते रहेंगे। किसी यूनिवर्स के कॉन्ट्रैक्ट होकर एक पॉइंट में बदल जाने के प्रोसेस को द बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का यूनिवर्स भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होकर बिग क्रंच में ख़त्म हो जाएगा, जो बिग एक्सप्लोजन से एक नए यूनिवर्स को जन्म देगा। अगर यह थ्योरी सही है तो बिग क्रंच का जो प्रोसेस है वो आज से लगभग 1.5 ट्रिलियन ईयर्स के बाद शुरू होगा। दोस्तों आज के समय में द बिग बैंग थ्योरी को सबसे सही थ्योरी माना जाता है, लेकिन दोस्तों सभी साइंटिस्ट इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स ही इटर्नल है, मतलब हमारे यूनिवर्स की ना तो कोई स्टार्टिंग है और ना ही कोई एंडिंग। उनका मानना है कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन बिग बैंग से नहीं हुआ है और ना ही इसका एंड बिग क्रंच से होगा। इस तरह के माइंडसेट रखने वाले साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जैसा आज है वैसे ही ये बिलियन ट्रिलियन ईयर्स पहले था और आज से लगभग बिलियन ट्रिलियन ईयर्स बाद भी यह ऐसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम द बिग बैंग थ्योरी और हबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में जानेंगे कि एडविन हबल ने स्पेस में ऐसा क्या देखा जिससे उन्होंने उस समय की साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया था।